हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोलो टेल। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ द किड डिटेक्टिव। ये एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है। तो चलिए समझते हैं मूवी की कहानी को। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें ऐप को दिखाया जाता है। ऐप एक लोकल डिटेक्टिव है और अपनी लाइफ से काफी डिप्रेस्ड है। साथ ही उसकी इस पूरे शहर में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। अब यहाँ से ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बचपन से ही ऐप की गैसिंग पावर काफी अच्छी थी और वो कोई भी मर्डर मिस्ट्री फिल्म को देखकर पहले ही विलन का नाम बता देता था। जब वह 12 साल का हुआ तो उसने अपना एक ट्री हाउस बनाया, जिसमें वो छोटे मोटे क्राइम सॉल्व करने लगा। बाद में वो एक लोकल सेलिब्रिटी बन गया और किड डिटेक्टिव के नाम से अपने शहर में पॉपुलर हो गया। इसके बाद उसे एक असली ऑफिस दिया गया, जिसमें शहर के मेयर की बेटी ग्रेसी गुलिवर उसके असिस्टेंट थी। बदले में ऐप ग्रेसी को कोल्ड ड्रिंक दिया करता था और ग्रेसी को कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद थी। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ऐप के पास गए और उसे अपनी परेशानी बताई। उन्होंने बताया कि किसी ने फंड के पैसे चुरा लिए हैं। वो फंड एनिमल्स के लिए था। तो ये सुनकर ऐप बताता है कि हाल ही में रोरी पाइंस को किसी कुत्ते ने काटा था। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये फंड उसी ने चुराया हो और छिप रहा हो। आगे ऐप को उसके उम्र के हिसाब से काफी अच्छे केसेस मिलने लगते हैं और वो बाहर भी पॉपुलर होने लगता है। लेकिन फिर एक दिन ऐप की असिस्टेंट ग्रेसी को किसी ने किडनैप कर लिया और ऐप उसे कभी ढूंढ नहीं पाया, जिससे उसकी बहुत बदनामी हुई और उसे शहर में कोई भी पसंद नहीं करने लगा। इसके बाद ये कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है और अब ऐप 32 साल का होता है, लेकिन उसे केसेस पहले से भी बेकार मिलने लगते हैं। ऐप ग्रेसी के बाद अपनी एजेंसी में एक नई सेक्रेटरी रखता है, मगर उसे आए दिन केसेस मिलना बंद होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब वो अपनी एजेंसी बंद करने के बारे में सोचता है, पर फिर एक दिन उसके ऑफिस में एक क्लाइंट आती है। इसका नाम कैरोलिन होता है और ये अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक का मर्डर का केस लाती है। कैरोलिन कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड की बॉडी में किसी ने 17 बार चाकू से वार किया था। तो डिटेक्टिव उसके केस में दिलचस्पी लेते हुए आगे बताने को कहता है। कैरोलिन बताती है कि पैट्रिक के पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट थे और वो पढ़ने में भी काफी अच्छा था। इवन वो क्लास का टॉपर था और कोई बुरी लत भी नहीं थी उसे। तो ये सुनकर डिटेक्टिव मन ही मन खुश हो जाता है, क्योंकि फाइनली उसे एक अच्छा केस मिल गया था, जिससे वह खुद को साबित कर सकता था और अपनी इज्जत वापस ला सकता था। डिटेक्टिव कैरोलिन को बताता है कि उसने ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं, जिसमें जैसा साफ साफ दिखता है वैसा नहीं होता। कई बार जैसा हम सोचते हैं उसका अपोजिट होता है। तो चाहे आगे इस केस का जो भी रिजल्ट निकले, तुम्हें मेंटली प्रिपेयर रहना होगा और तुम्हें एक्सेप्ट करना सीखना होगा। ऐसा कहकर डिटेक्टिव पैट्रिक के दोस्त कैल्विन के घर जाता है और कैल्विन से पैट्रिक के बारे में पूछताछ करता है। कैल्विन बताता है कि पैट्रिक का कैरोलिन के अलावा एक और लड़की के साथ चक्कर था, यानी उसकी एक और गर्लफ्रेंड थी और उसके साथ उसने काफी अडल्ट फोटो खिंचवाई थी, जो दिखने में काफी एरोटिक थी। फोटो में लड़की ने एक मास्क पहन रखा था, जिस कारण वह उसका चेहरा नहीं देख पाया था। कैल्विन पैट्रिक के बारे में बस इतना ही बता पाता है और जैसे ही कैल्विन का ध्यान कहीं और होता है, डिटेक्टिव उसके घर की विंडो का लॉक सेट खोल देता है और उसे दोबारा से बंद कर देता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि जरूरत पड़ने पर वह उसके घर छिपकर एंटर कर सके। वहाँ से निकलने के बाद ये दोनों पैट्रिक के स्कूल पहुँचते हैं, उसके लॉकर में वो फोटो चेक करने के लिए। लेकिन लॉकर पूरा खाली होता है, क्योंकि पुलिस पहले ही पैट्रिक के रिपोर्ट के लिए सब कुछ ले गई थी। लेकिन कैरोलिन बताती है कि उसके लॉकर में पैट्रिक का एक जैकेट है। तो अब डिटेक्टिव कैरोलिन के साथ उसका लॉकर चेक करता है, तो उसमें वहाँ एक जैकेट मिलता है। जैकेट के अंदर कुछ कैप्सूल्स का एक डब्बा होता है और ये कैप्सूल्स ड्रग्स होते हैं। इनके बारे में पता करने के लिए डिटेक्टिव स्कूल के कुछ ड्रग एडिक्ट बंदों से मिलता है। वह उसे बताते हैं कि ये ड्रग्स कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है और ये तुम्हें आसानी से स्वीट शॉप वाले अंकल दे देंगे। मतलब ये कैप्सूल्स कोई गैर कानूनी नहीं है, बस तुम्हें उनसे ऐसा कहना होगा कि तुम्हें सर में हेडेक है। तो अब डिटेक्टिव उनकी बात मानकर कैरोलिन को शॉप में भेजता है, लेकिन कैरोलिन आकर बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उन लोगों ने बस हमें बेवकूफ बनाकर हमारा मजाक उड़ाया है। तो ये सुनकर डिटेक्टिव को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा उन लोगों के पास जाकर उन्हें पीटने लगता है। डिटेक्टिव को लगता है कि उनसे बात करना बेफुजूल है, तो इसलिए वो ड्रग्स के सप्लायर से मिलने जाता है और उनसे पैट्रिक के बारे में पूछता है। लेकिन यहाँ ये लोग उसकी काफी बेइज्जती करते हुए उसे यहाँ से भगा देते हैं। तो अब डिटेक्टिव वापस जाता है और कैरोलिन को बताता है कि आज उनका लीडर यहाँ नहीं आया था और वो सीधा लीडर से ही बात करना चाहता है, इसलिए वो कल उनसे बात करने आएगा। ऐसा कहकर वो कैरोलिन के सामने अपनी इज्जत बचा लेता है। पर तभी डिटेक्टिव की सेक्रेटरी उसे कॉल करती है और बताती है कि उसने पैट्रिक की दूसरी गर्लफ्रेंड को ढूंढ लिया है और उसका नाम मेलेडी है। तो डिटेक्टिव पूछता है कि तुमने उसे कैसे ढूंढा। सेक्रेटरी बताती है कि मेलेडी ने सोशल मीडिया में उसी मास्क और ड्रेस के साथ अपनी एक दूसरी फोटो अपलोड की थी। तो अब डिटेक्टिव कॉल रखता है और सीधा मेलेडी से मिलने उसके घर जाता है। मेलेडी ड्रग्स में डूबी हुई थी
और डिटेक्टिव को पैट्रिक के कोर्ट से मिले ड्रग्स के बारे में बताती है। वह कहती है कि पैट्रिक का उसके साथ ज्यादा कोई रिश्ता नहीं था, बस वो उसके लिए ड्रग डीलिंग्स करता था। अगर प्रिंसिपल को इस बारे में पता चल जाता तो वो सबको स्कूल से निकाल देता, इसलिए वह लोग स्कूल के सारे ड्रग्स किसी टॉपर बच्चे के लॉकर में रखते थे और उन्हीं में से एक था पैट्रिक, जिस पर प्रिंसिपल को पूरा यकीन था और उन्हें पता था कि इसका लॉकर प्रिंसिपल कभी चेक नहीं करेगा। तो यहाँ से ये रहस्य सुलझ जाता है कि पैट्रिक के कोट में ड्रग्स कैसे आया, लेकिन उसे किसने मारा ये आगे रिवील होगा। अब वहाँ से निकलकर डिटेक्टिव और कैरोलिन रास्ते में पहुँचते हैं, जहाँ पर कैरोलिन नोटिस करती है कि बहुत देर से उन्हें कोई उनकी पीछे वाली कार से फॉलो कर रहा है और वो ये बात डिटेक्टिव को बताती है। डिटेक्टिव उस कार के पास जाता है पर उसे पता चलता है कि इस कार में उसके पेरेंट्स हैं। वह उस पर नजर रख रहे थे ताकि वह कोई बेवकूफी ना कर दे, लेकिन डिटेक्टिव इस बात पर गुस्सा होता है और उन्हें समझाते हुए वहाँ से वापस भेज देता है। कैरोलिन के पास पहुंचकर डिटेक्टिव उसे बताता है कि ये बस न्यूज रिपोर्टिंग वाले थे, लेकिन उसने उन्हें भगा दिया। तो ये सुनकर कैरोलिन काफी एक्साइटेड होती है। डिटेक्टिव कैरोलिन से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। कैरोलिन बताती है कि उसके पेरेंट्स उसके पैदा होते ही एक्सीडेंट में मर गए थे, इसलिए वो बचपन से ही एक चर्च में रहती है। तो डिटेक्टिव इस बारे में पूछने के लिए सॉरी मांगता है। आगे वो अकेले ही पैट्रिक के स्कूल जाकर उसके प्रिंसिपल से मिलता है। ये वही प्रिंसिपल होता है जिसका केस एक बार बचपन में डिटेक्टिव ने सुलझाया था और इनका नाम एरविन था। डिटेक्टिव प्रिंसिपल एरविन को सारी बातें बताता है। तो मिस्टर एरविन कहते हैं कि उन्हें लग ही रहा था कि पैट्रिक किसी गलत काम में इन्वॉल्व है और इसलिए उसे वार्न करने के लिए उन्होंने एक हेल्दी लड़के को भेजा था। डिटेक्टिव कहता है कि क्या वो कैल्विन था? प्रिंसिपल बताता है हाँ वो वही था। तो अब आगे डिटेक्टिव कैल्विन के घर में छिपते हुए उसी विंडो से एंटर करता है जिस विंडो को उसने खोला था। वे कैल्विन के कंप्यूटर को ऑन करने की कोशिश करता है और जैसे ही वो ऑन होता है कैल्विन उस कमरे में आने लगता है। तो डिटेक्टिव जल्दी से जाकर कैल्विन के एक कबर्ड में छिप जाता है। उसे यहाँ अपने बचपन की याद आती है जब वो छिपने की सबसे सही जगह कबर्ड को समझता था। आगे कैल्विन कमरे में आता है और वो बहुत देर तक एक पकाऊ गेम खेलने लगता है। डिटेक्टिव उसे देखकर बोर हो जाता है और जैसे ही थोड़ा सा मौका मिलता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वहाँ पर कैल्विन की बहन आ जाती है और डिटेक्टिव उससे छिपने के लिए उसके कबर्ड में छिप जाता है। लेकिन यहाँ कैल्विन की सिस्टर भी वही पकाऊ गेम 3-4 घंटे तक खेलने लगती है, जिससे डिटेक्टिव परेशान हो जाता है। आधी रात को डिटेक्टिव को वहाँ से निकलने का मौका मिलता है, लेकिन वो यहाँ पकड़ा जाता है और उसकी पुलिस कंप्लेन होती है। पुलिस उसे जानती है, इसलिए उसे डिटेक्टिव गिरी ना करने की धमकी देकर छोड़ देती है। यहाँ डिटेक्टिव डिस्करेज हो जाता है और ड्रग्स लेने लगता है, साथ ही केस को भुलाने की कोशिश करता है। इसी बीच उसके पास कैरोलिन आती है और उसे एक पेपर रोज के बारे में बताती है जो उसे कोई डेली देता था। शुरुआत में उसे लगा कि ये उसका बॉयफ्रेंड का काम है, लेकिन उसके मरने के बाद भी ये पेपर रोज डेली उसके पास आ रहे हैं, तो डिटेक्टिव उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उसे रियलाइज होता है कि उसे अपने इस केस को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। फिर डिटेक्टिव शावर लेता है और कैरोलिन को कॉल करके अपने पिछले बिहेवियर के बारे में माफी मांगता है और उसे कैल्विन से बचने को कहता है, क्योंकि शायद वही उसे रोज भेज रहा है। आगे उसे अपनी पुरानी सेक्रेटरी ग्रेसी की याद आती है और वो उसके घर उसकी मदर से मिलने जाता है, पर तभी उसे ग्रेसी के कमरे से वैसे ही कुछ पेपर रोज मिलते हैं। वह उसे एक इत्तेफाक समझता है, लेकिन फिर रात में उसकी मुलाकात एक बारटेंडर से होती है जो उसका फ्रेंड होता है। वह उसे रॉरी बीन्स के बारे में बताता है। वह कहता है कि वह तुमसे इसलिए इतनी नफरत करता है क्योंकि तुमने बचपन में उस पर प्रिंसिपल फंड चुराने का इल्जाम लगाया था। तो डिटेक्टिव कहता है वो तो उसी ने चुराया था, लेकिन बारटेंडर कहता है नहीं, उसने ये नहीं चुराया था और उसे काटने वाला कुत्ता भी दूसरी नस्ल का था। तो ये सुनकर डिटेक्टिव सभी क्लूज को अपने दिमाग में मिलाने लगता है और भागकर प्रिंसिपल के रूम में जाता है। यहाँ वो छिपकर कमरे की तलाशी लेने लगता है। तभी उसे एक ड्रॉर से मेलेडी की वही बोल्ड फोटो मिलती है जिसके बारे में कैल्विन उसे बता रहा था। यहाँ उसे प्रिंसिपल के आने की आवाज आती है और वो बेड के नीचे छिप जाता है। प्रिंसिपल कमरे में एंटर करते ही समझ जाता है कि यहाँ कोई आया था। वह कहता है डिटेक्टिव ये तुम ही हो और कबर्ड में छुपे हुए हो। तो डिटेक्टिव कहता है नहीं, मैं बेड के नीचे हूँ। ऐसा कहकर डिटेक्टिव वहाँ से बाहर निकलता है और अब ये दोनों बातें करने लगते हैं। डिटेक्टिव बताता है कि 20 साल पहले आप मेरी एजेंसी में एक फंड का केस लेकर आए थे। दरअसल उस केस से आपने मुझे परखना चाहा था कि क्या मैं सही मुजरिम को ढूंढ पाता हूँ या नहीं, लेकिन मैंने गलत इंसान को मुजरिम करार कर दिया, जिससे आपको लगा कि मैं आपको ढूंढ नहीं पाऊंगा और आप अपने क्राइम्स आसानी से कर पाएंगे। लेकिन जब मैंने ग्रेसी का कमरा देखा तो मुझे वहाँ वही सारे रोज दिखे जो कैरोलिन को आते थे। इसका मतलब रोज देने वाला कम से कम मेरी और ग्रेसी की उम्र का होना चाहिए, जबकि कैल्विन उस वक्त तो सिर्फ 2 साल का होगा। इसका मतलब कैल्विन इसके पीछे नहीं था।
मतलब आपने ये सब किया था? तो प्रिंसिपल बताता है हाँ ये सब मैंने ही किया था। असल में मैं ग्रेसी को चाहता था, मैं उसे डेली रोज भेजता था, लेकिन ग्रेसी इस बात से बेखबर थी, तो इसलिए मैंने उसे किडनैप करने का प्लान बनाया और किडनैप करके उसका रेप किया। लेकिन रेप करने के बाद ग्रेसी से एक बच्ची पैदा हुई, मैं उस बच्ची को अपने पास नहीं रख सकता था, तो इसलिए मैंने उसे चर्च की सीढ़ियों में छोड़ दिया, जहाँ पर उसे चर्च के लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। उस लड़की का नाम कैरोलिन था और मैंने उसे अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखा था। बाद में मैंने उसे भी उसकी मॉम ग्रेसी की तरह रोज भेजना शुरू किया। लेकिन फिर एक दिन मुझे उसके बॉयफ्रेंड पैट्रिक के लॉकर में एक काफी बोल्ड फोटो मिली। फोटो में एक लड़की पूरी तरह न्यूड थी और उसने एक टाइगर मास्क पहना था। मुझे लगा कि वो कैरोलिन की फोटो है और पैट्रिक इस फोटो से उसे ब्लैकमेल कर रहा है, तो इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे पैट्रिक को मार डाला। ऐसा कहकर प्रिंसिपल एक चाकू उठाता है और खुद को मार डालता है और डिटेक्टिव बस ये सब देखता रह जाता है। वह अपने सामने लाश देखकर चौंक जाता है और फ्रीजर से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकालता है, तो उसे याद आता है कि ये वही कोल्ड ड्रिंक है जो ग्रेसी पिया करती थी, यानी ग्रेसी अभी भी जिंदा है। तो अब डिटेक्टिव उसे ढूंढने लगता है और तभी डिटेक्टिव को गैरेज के अंदर ग्रेसी मिलती है, जो इधर अकेले रहकर पागल हो चुकी थी और उसकी हालत काफी बेकार थी, यानी तब से प्रिंसिपल ने उसे यहाँ छिपा रखा था। आगे डिटेक्टिव ये खबर पुलिस को देता है, साथ ही इस बारे में ग्रेसी की मॉम को इन्फॉर्म करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव की खोई इज्जत वापस आ जाती है और साथ ही उसे नए केसेस मिलने लगते हैं। तो इस तरह इस मूवी की कहानी एंड हो जाती है। होप है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।